यूनिवर्सिटी के शुरू के दिन थे। फरियाल बमा अपनी तीनों दोस्तों के नए चेहरों की तलाश में मारी मारी फिर रही थी। क्लासेस की परवाह शायद ही किसी को थी, और सिर्फ इन चारों का नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी के तकरीबन तमाम सीनियर्स का था, क्योंकि नए आने वाले तलबा व तालबात के साथ रैगिंग करना इन सीनियर्स का पसंदीदा तरीन मशगला जो होता है। जूनियर्स बेचारे छुपते फिरते हैं, मगर कहाँ, वो तो आराम से पहचाने जाते हैं, और फिर वो तजस्सुस बड़े लम्हे में हर किसी को देखकर सोचते हैं कि जिससे वो मुखातिब हैं कहीं वो सीनियर तो नहीं। मगर बावजूद हर कोशिश के सीनियर्स की अकाबी नज़रों से वो कहीं छुप नहीं सकते। फरियाल और इसकी दोस्तों ने पहले दिन सिर्फ 3 शिकार किए थे, मगर आज वो सब पुरअज़्म थी कि ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करने हैं। सुबह सुबह फर्स्ट सेमेस्टर की एक लड़की इनके हाथ लग गई और चारों ने इसे घेर लिया। लड़की थोड़ी सी घबराई हुई थी। फरियाल को जब लगा कि वो मासूम सी प्यारी सी लड़की घबरा गई है, तो इसे कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की। मेरा नाम फरियाल है, ये आमना है, ये जुवेरिया है और ये राबिया है। फरियाल ने बारी बारी सबका तारुफ करवाया। राबिया कहने लगी, और हमें फजर गैंग कहकर मुखातिब किया जाता है। लड़की और भी घबरा गई कि शायद वो लड़कियों के किसी झगड़ालू गैंग के हत्थे चढ़ गई है। घबराओ नहीं, हम बहुत ही मासूम गैंग हैं, और ये नाम FAJR ये हम सब के नामों के पहले अल्फ़ाबेट से बना है। हम मासूम गैंग नाम रखने वाले थे, मगर एक सीनियर प्रोफेसर ने मशवरा दिया कि गैंग भी हो और मासूम भी, ये तो जचता नहीं, तब फजर रख लिया। आमना ने कहा। जुवेरिया ने लड़की को मुखातिब किया, चलो कान पकड़कर 10 बार उठक बैठक करो, शाबाश, और कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। मासूम सी लड़की की रोने वाली शक्ल हो गई थी। फरियाल ने जुवेरिया को मना किया, क्या कर रही हो, इस तरह कौन रैगिंग करता है? ऐसा करो, अपने बारे में बताओ, कुछ फनी सा, ताकि हमें हंसी आए और तुम्हें बताते हुए खुशी हो। और वह लड़की फिर कॉन्फिडेंस से काफ़ी कुछ कह गई, जिसे सुनते हुए वो सब हंसती रही। लड़की के साथ शुगल करके इसे गुड लक कहकर जाने दिया। आज का पहला शिकार हाथ लग गया था, मगर उस मासूम सी शक्ल वाली लड़की के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर सके थे। इसलिए वो लोग किसी लड़के की तलाश में थे, किसी सख्त जान लड़के की तलाश में। और फिर राबिया की नज़र ने दूर से एक हैंडसम लड़के को कैच किया और खुशी खुशी बाकियों को भी बताया कि अब सही शिकार हाथ लगने लगा है। सब ने जल्दी से पोजीशन संभाल ली और सीढ़ियों के ऊपर बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस पर खड़ी हो गई। जैसे ही वो करीब आने लगा, आमना के मुंह से बेइख्तियार निकला, क्या लड़का है यार। फरियाल ने इसे कोहनी मारकर चुप रहने का इशारा किया। जैसे ही लड़का करीब आया तो फरियाल ने इसे मुखातिब किया, एक्सक्यूज़ मी। लड़का सन ग्लासेस उतार कर इनकी तरफ देखा। जी फरमाइए। तीनों ही उसकी ड्रेसिंग सेंस और पर्सनालिटी से काफ़ी मुतासिर हो चुकी थी, मगर फरियाल इतनी जल्दी मुतासिर होने वाली नहीं थी। यूनिवर्सिटी में पहला दिन है? फरियाल ने पूछा। जी, आज मेरा पहला दिन है, लड़के ने जवाब दिया। यही तो गलती है तुम्हारी, पहला दिन ही तो नहीं होना चाहिए था। जुवेरिया की इस बात पर चारों लड़कियां हंसने लगीं। माजरत, मैं कुछ समझा नहीं मोहतरमा, लड़के ने जवाब दिया। क्या जी जनाब मोहतरमा लगा रखा है, सरकारी स्कूल के हेडमास्टर लगे हो क्या? आमना की बात से एक और कहका गूंज उठा। हम सीनियर्स हैं और तुम्हारा पहला दिन है, सो हम सीनियर्स चाहते हैं कि हम हर जूनियर को वेलकम करें। क्या करें, इतनी मेहमान नवाजी तो बनती है ना। फरियाल ने कहा, तुम हेडमास्टर साहिब ऐसा करो कि 5 का टेबल सुनाओ, मगर उर्दू में। राबिया ने लड़के को मुखातिब करके हुक्म दिया। लड़का अब सोच में पड़ गया कि यह सब क्या हो रहा है यहाँ, मगर लड़कियों ने उससे 5 का टेबल उर्दू में सुन ही लिया। फिर आमना ने हुक्म दिया कि अब हमें कोई गाना सुनाओ। गाने की फरमाइश लड़के के लिए दिलचस्प मालूम हो रही थी, और बिना कुछ सोचे समझे उसने गाना शुरू कर दिया, मगर बेसुरी आवाज़ में। इन सब से ज़्यादा देर बर्दाश्त ना हो सकी और जुवेरिया ने इसे रोकते हुए लतीफ़े की फरमाइश कर दी। लड़के ने कुछ देर के बाद ऐसा लतीफ़ा सुनाया जिस पर हंसी कम और गुस्सा ज़्यादा आने लगा था। फरियाल की बारी थी और फरियाल कुछ ऐसा सोच रही थी जिससे लड़के की हालत थोड़ी सी ख़राब हो सके, क्योंकि ये आम रूटीन के टास्क तो सभी कर लेते हैं। फरियाल के जहन में एक ख़तरनाक आइडिया आया और चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट रुनमा होते ही कहने लगी, अच्छा सुनो हेडमास्टर साहिब, वो सामने लड़की नज़र आ रही है ना, जाओ उससे उसका मोबाइल नंबर मांग कर लाओ। फरियाल का दिया हुआ टास्क सुनकर तीनों दोस्तों ने फरियाल की हौसला अफजाई की। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ,
میں اس طرح کیسے کسی انجان لڑکی سے اس کا فون نمبر مانگ سکتا ہوں، وہ بھی یونیورسٹی کے پہلے ہی دن؟ لڑکے نے جواب دیا، اور مسٹر، ذرا تمیز سے، تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ فریال نے روب جھاڑتے ہوئے کہا، مسٹر شہیر۔ شہیر نام ہے میرا محترمہ فریال، شہیر نے اپنا تعارف کروایا۔ جو بھی ہے، لیکن جاؤ اور جیسا کہا ویسا کرو، نہیں تو، فریال نے دھمکی دی، اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ شہیر نے حکم نہ ماننے کی صورت میں ممکنہ انجام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ تو ہم چاروں کو کینٹین میں ٹریٹ دینی ہوگی، وہ بھی اچھی خاصی۔ فریال کی بات سے باقی سب بھی متفق تھیں، مگر شہیر نے عزت کا فالودہ بننے کی بجائے جیب پر اور دل پر بوجھ برداشت کرنا مناسب سمجھا۔ چاروں کو ٹریٹ دیتے ہوئے اسے 2500 سے ہاتھ دھونا پڑا، مگر ان کی نمبر مانگنے والی بات مان کر عزت سے ہاتھ دھونے سے یہ کہیں زیادہ بہتر آپشن تھا۔ چاروں نے ٹریٹ لے کر جیسے ایک مارکا سر کر لیا ہو۔ اس کے بعد کئی سارے شکار کیے، مگر شہیر جیسا حال کسی کا نہیں کیا۔ 2 کلاسز کے بعد فریال کا اپنی کزن سعد سے ملاقات ہوئی، جو فریال سے 1 سال سینئر تھا۔ مالی طور پر اتنا مستحکم تو نہیں تھا، لیکن اپنی قابلیت پر اسکالرشپ لے کر یہاں فریال کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ سعد نے فریال اور اس کے گینگ کی حرکتوں اور شرارتوں کے بارے میں بہت بار سنا تھا، اور وہ بخوبی واقف تھا کہ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی فریال اپنے گینگ کے ساتھ جونیئرز کا یونیورسٹی میں آنا محال کر دے گی، اور وہی ہو رہا تھا۔ فریال سے جب حال احوال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ اس سیمسٹر کے پہلے ہفتے تو صرف جونیئرز کے ساتھ ریگنگ کرنے اور یونیورسٹی لائف کو انجوائے کرنے آتی ہے۔ سعد فریال سے بالکل مختلف تھا، وہ قابل تھا، پڑھائی کو سنجیدہ لینے والا تھا، اور ریگنگ وغیرہ کی جگہ وہ جونیئرز کی مدد کو ترجیح دیتا تھا۔ سعد اور فریال 2 مختلف مزاج کے لوگ تھے، مگر بچپن سے دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی۔ سعد فریال کو پسند کرتا تھا، اور فریال نے کبھی اقرار تو نہیں کیا تھا محبت کا، مگر سعد کے جذبے کو جاننے کے باوجود بھی کبھی کوئی منفی رد عمل نہیں دیا تھا۔ فریال نے سعد کے آج کے دن کا شیڈول پوچھا تو وہی لیکچرز لینے کی فہرست جو تقریباً روز کا معمول ہوتا رہا، وہ دہرا دیا۔ فریال نے اسے آخری کلاس چھوڑ کر باہر کہیں لنچ پر جانے کے لیے کہا، جسے مجبوراً سعد کو ماننا پڑا۔ فریال کی دوست آمنہ کو سعد سے محبت ہوتی ہے، مگر نہ تو وہ اظہار کر پاتی ہے اور نہ سعد نے کبھی اس میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ آخری کلاس چھوڑ کر جب سعد فریال کے ساتھ لنچ پر جانے لگا تو اسے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ فریال سے کہنے لگا، مجھے آج اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست کے بھائی سے ملنا ہے، جس نے آج بطور لیکچرر ہماری یونیورسٹی کو جوائن کیا ہے۔ فریال نے بھی سعد کے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ جب سعد اور فریال ان کے آفس پہنچے تو فریال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لیکچرر کوئی اور نہیں بلکہ شہیر تھے، جس کے ساتھ آج صبح ہی اپنے گینگ کے ساتھ مل کر ریگنگ کی تھی۔ سعد کے ساتھ کافی دیر تک بہت اچھی گفتگو ہوتی رہی، اور فریال پوری گفتگو کے دوران ایک بار بھی شرم سے اوپر نہ دیکھ سکی۔ شہیر نے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کے بیچ کچھ ہوا تھا، اور جاتے ہوئے شہیر نے فریال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترمہ، آپ اتنی دیر سے خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ ڈاکٹرز نے بولنے سے منع کیا ہے کیا؟ فریال نے جواب میں ایک پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ سعد کہنے لگا، سر یہ تو بہت بولتی ہے، اچھا ہے خاموش ہے، ورنہ سر میں درد ہونے لگے گا، آپ کا بھی اور میرا بھی۔ فریال نے سعد کو زور سے کوہنی ماری تھی، مگر شہیر اس بات سے خوب لطف اندوز ہوا تھا۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ ویسے نام کیا ہے آپ کا محترمہ؟ شہیر نے پوچھا، کسن سوال پوچھا۔ فریال نے گھبراہٹ سے بات کو ٹکڑوں میں مکمل کیا۔ شہیر ہنسا، فریال اچھا نام ہے، ویسے سعد میری ایک عجیب سی عادت ہے لوگوں کو محترم یا محترمہ کہنے کی، لیکن عجیب لگتا ہے نا آج کل کے دور میں؟ اس نے سعد سے پوچھا۔ نہیں سر، یہ تو دوسروں کو عزت و احترام دینے کے لیے ہوتا ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، سعد نے وضاحت کی۔ اچھا، لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کسی سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر جیسی زبان استعمال کرتا ہوں، شہیر نے فریال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر فریال نے شرمندگی سے ایک لمحے کو بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ سر شہیر سے ملاقات کے بعد لنچ پر جاتے ہوئے فریال نے باتوں باتوں میں سعد سے شہیر کے متعلق تھوڑی بہت تفصیل پوچھ لی، اور اس کو حیرت ہوئی کہ شہیر یہاں اکنامکس کے لیکچرر لگے ہیں اور وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اکنامکس پڑھائیں گے۔ فریال کا دل کیا کہ وہ جلدی سے اڑ کر چلی جائے اور اپنی دوستوں کو بتائے کہ سب نے مل کر کیا انہونی کر دی ہے، ٹیچر کے ساتھ ریگنگ، وہ بھی اتنے عجیب برتاؤ کے ساتھ۔ رات کو فریال نے سب کو ویڈیو کال پر لیا اور ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ ریگنگ کرنے کا نشہ حقیقت جاننے کے بعد سے یکدم اتر گیا تھا۔
कल इस मसले पर गैंग मेंबर्स ने इजलास बुलाने का फैसला किया। रात को सबकी नींदें उड़ गई। सुबह जब गैंग का इजलास हुआ तो सब कुछ देर तक एक दूसरे की शक्लों को देखती रही। फिर कुछ देर बाद जवेरिया ने खामोशी तोड़ दी। यार वो इतना यंग है, किसी एंगल से वो टीचर नहीं लग रहा था। गलती हमारी थोड़ी है, इसने बताया होता तो हम थोड़ी ऐसा वैसा कुछ करते। बिल्कुल सही कहा, हमारी तो गलती ही नहीं, तो हम क्यों फिक्र करें, राबिया ने करके कहा। हमने तो जो किया है ना, वो अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो हम में से किसी की भी खैर नहीं है। बेहतरी इसी में है कि हम अभी जाएं और सर से माफ़ी मांगकर मामला यहीं ख़त्म कर दें। आमना ने मशवरा दिया। आमना सही कह रही है, हमें इनके ऑफिस जाकर इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना बात बिगड़ सकती है। फरियाल ने आमना की बात की तायद की। जवेरिया और राबिया पहले मुखालिफ थी इस राय के, मगर मजबूरी के तहत उनको भी साथ चलना पड़ा। ऑफिस पहुंचकर मालूम हुआ कि सर अभी अभी क्लास लेने गए हैं। चारों ने बाद में आने के इरादे से अपने क्लासरूम की जानिब कदम बढ़ा दिए। क्लास में दाखिल होते ही चारों पर एक नया इंकशाफ हुआ। शहीर इन्हीं की क्लास में इकनॉमिक्स पढ़ा रहे थे। शहीर ने इनसे देर से आने की वजह पूछी और चारों की अलग अलग और मजाक से भरपूर वजूहात पर बारी बारी क्लास में कह के लग रहे थे, क्योंकि चारों ने खुद से ही कोई ना कोई मंतक बना ली थी। शहीर ने इन्हें क्लास में बैठने से पहले अपना तारुफ कराने को कहा। चारों ने फिर से ड्रामाई अंदाज में बारी बारी तारुफ करवाया। तारुफ के आखिर में ये बात सबकी मुश्तरक होती कि वो FAJR गैंग का मेंबर है। हर एक के तारक पर क्लास में कहका गूंजता। आमना की आखिरी बारी थी तो इसने फजर गैंग का खुलासा भी बयान कर दिया। शहीर को अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़कियां बहुत ही शरारती हैं और इनके साथ क्लास में हर टीचर को बहुत मुश्किल पेश आती होगी, तो वो खुद भी मुस्तकबिल के लिए उसी हिसाब से कुछ एहतियाती तदाबीर सोचने लगा था। क्लास जारी रही और यूनिवर्सिटी में एक शानदार आगाज़ के बाद पहले लेक्चर के अख्ताम पर शहीर ने सबको मुखातिब किया। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल से मुझे मेरी क्लास में गैर हाज़िरी नहीं चाहिए। बहुत ही कोई ज़रूरी बात हो तो ही छुट्टी कीजिएगा, वरना बिना किसी वजह के मैं क्लास बंक करने के हक़ में नहीं हूँ। कल मिलते हैं। और फजर गैंग के मेंबर्स फरियाल, आमना, जवेरिया और राबिया, आप चारों मेरे ऑफिस आ जाएं। शहीर क्लास से निकल गया, मगर फजर गैंग के चारों मेंबर्स के चेहरे देखने वाले थे, क्योंकि इनको पता लग चुका था कि अब इनके साथ कल के किए गए बर्ताव का हिसाब होने वाला है। शहीर के दफ्तर के बाहर वो सब खड़ी सोच रही थी कि किस मुंह से दफ्तर में दाखिल होना चाहिए और फिर सर शहीर का सामना कैसे करना है। यही सोचते सोचते जैसे ही फरियाल ने हल्का सा दरवाज़ा खोला, बाकियों ने इसे धक्का देकर अंदर भेज दिया। धक्के से अंदर आती हुई फरियाल ने खुद को संभाला, मगर सामने बैठे काम में मसरूफ़ शहीर ने एक नज़र डालकर दोबारा काम पर तवज्जो मरकूज़ कर ली। फरियाल ने सलाम किया, मगर काम में मसरूफ़ शहीर ने बिना कुछ कहे हाथ के इशारे से बैठने को कहा। उसने वापस मुड़कर दरवाज़ा पूरा खोलकर आवाज़ बुलंद सबको पुकारा, सर कह रहे हैं सभी अंदर आ जाओ। बाहर दरवाजे से कान लगाई उसकी दोस्तों ने जब सामने शहीर को देखा तो नज़रें झुकाए सब अंदर आईं। शहीर को काम में मसरूफ़ देखकर कुछ लम्हों के लिए वो सब खामोश रही। फिर फरियाल ने शहीर को मुखातिब किया, सर आई एम रियली सॉरी इनफैक्ट वी ऑल आर रियली सॉरी। फरियाल की इस बात पर उसकी दोस्तों ने बेमासूमाना अंदाज में माफ़ी की दरख्वास्त की। शहीर काम छोड़कर इनकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। तो मिस फरियाल, मिस आमना, मिस जवेरिया और मिस राबिया, AKA फजर गैंग, किस बात के लिए सॉरी कर रहे हैं आप लोग? सर कल जो हुआ उसके लिए माजरत करना चाहते हैं। राबिया ने नज़रें झुकाए कहा, अच्छा इतना आसान है क्या? आप लोग सॉरी कह देंगे और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। आप लोगों को लगता है मैं ये बात प्रिंसिपल साहब को जाकर नहीं बताऊंगा। शहीर की बात से चारों को अंदाज़ा हो गया था कि मामला बहुत आगे जाने वाला है। आमना ने इल्तिजाई लहजे में कहा, सर गलती हो गई थी, माफ़ कर दें, आइंदा से हम किसी के साथ भी रैगिंग नहीं करेंगे। चारों ने यकजुबान होकर वादा किया वो लोग आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। शहीर के माथे पर अब भी संजीदगी के आसार नुमायाँ थे। ठीक है, मैं इस बार के लिए जाने देता हूँ, मगर मुझे आइंदा कोई शिकायत ना मिले। चारों ने खुशी से शहीर का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से शरारतें करती हुई निकल आई। शहीर जो संजीदा होने की एक्टिंग कर रहा था, इनके निकलते ही इसकी हंसी निकल गई, क्योंकि वो रौब जमाना चाहता था। थोड़ी सी अकड़ ज़रूरी थी, वरना जितनी वो लड़कियां शरारतें करती तो इनको संभालना मुश्किल हो जाता।
रैगिंग के वो तमाम मनाजिर उसकी आंखों के सामने रूनमा हुए तो चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट नुमाया हुई। अगले कुछ दिन फजर गैंग क्लास में मुकम्मल खामोश नजर आने लगा। कोई मजाक, कोई शरारत नहीं, जिसके लिए वो सब यूनिवर्सिटी में मशहूर थी, जिसकी वजह से शहीर के साथ किया गया वादा था और शहीर की बतौर टीचर अकड़ और सहती भी थी। कैंटीन में बैठे वो सब गप्पे हाँकने में मसरूफ़ थे। फड़ियाल ने कहा, यह सर शहीर कुछ ज़्यादा ही अकड़ो नहीं है। मतलब इतनी भी क्या सहती कि पूरी क्लास में कोई हंसे भी ना। इतनी बोरियत होती है कसम से। बहुत ही अकड़ो है यार। माना कि हैंडसम भी है। जवेरिया ने फर्जी तरीके से सर में खुजली करके कहा, हैंडसम है, नौजवान है, सक्सेसफुल है, तभी तो ऐसा है। अब इन सब के क्वालिटीज़ के बाद एटीट्यूड तो बनता है। राबिया ने मज़ीद वजाहत की, कुछ ज़्यादा ही सर की साइड नहीं लेने लगी तुम? है तो है, कहीं दिल तो नहीं हार बैठी? अमना की बात पर उसमें जवेरिया और फड़ियाल भी हंसी थी, मगर राबिया के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कुराहट थी। हाँ, सर शहीर अच्छे लगने लगे हैं मुझे, लेकिन सितम ज़रीफ़ी के उस्ताद की इज़्ज़त को नज़र में रखते हुए इजहार मोहब्बत भी नहीं कर सकते। राबिया की इस आशिक मिजाजी वाली बात पर सबने हैरत बड़ी नज़रों से उसे देखा और इसे तंग करने के लिए सर शहीर की बुराइयां शुरू कर दी, मगर राबिया को कहाँ कोई नुक्स नज़र आता था। शहीर ने क्लास में अपना बर्ताव और मिजाज दोनों आहिस्ता आहिस्ता बदलने शुरू किए थे। वो हंसी मजाक करने लगा था और इसी की देखा देखी फजर गैंग भी आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने रास्ते पर वापस आने लगा था। शरारतें और हंसी मजाक के बीच इकनॉमिक्स जैसा खुश्क सब्जेक्ट शहीर बहुत ही महारत से पढ़ाने लगा था। मिड एग्ज़ाम्स में इकनॉमिक्स में पूरी क्लास के बेहतरीन नतीजे आए थे और इस बात पर शहीर को प्रिंसिपल समेत तमाम दीगर टीचर्स से भी दाद मिलती रही। शहीर अब कुछ ही महीनों में यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर स्टूडेंट्स का पसंदीदा टीचर बन गया था। खासकर फीमेल स्टूडेंट्स के तो वो बहुत ही पसंदीदा थे, क्योंकि जहाँ वो इतने अच्छे टीचर थे, साथ साथ उसकी गुड लुक्स और अच्छे अखलाक की भी तालिब इल्मों के दिलों में घर कर जाते। शहीर एक दिन क्लास में आया और क्लास में कुछ पढ़ाने के बजाय एक सवाल बोर्ड पर लिख दिया। तमाम तालिब इल्म एक दूसरे को तजस्सुस बड़ी नज़रों से देखने लगे कि सर ने ये किस तरह का सवाल लिख दिया है। बोर्ड पर लिखा गया था, इकनॉमिक्स ने आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला, वजह भी बताएं। शहीर ने तालिब इल्मों से पूछा, कोई जवाब देना चाहेगा? तो कुछ देर तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर हस्बे तवक्का फजर गैंग की एक मेंबर ने हाथ उठाया। शहीर ने मुस्कुराकर कहा, जी मोहतरमा, आमना बताइए। सर, इकनॉमिक्स में ने बहुत ही गहरा असर डाला है हमारी ज़िंदगियों पर। पहले जो हम थोड़ा बहुत एंजॉय करते थे, अब इकनॉमिक्स जैसे खुश्क सब्जेक्ट की वजह से वो भी नहीं कर पाते। आमना की बात पर क्लासरूम में कहका गूंजा। शहीर भी हंसने लगा। अच्छी वजह बताई है, कोई और जवाब देना चाहेगा? आमना के बाद दीगरे कई सारे जवाब आए, जिसमें कुछ हंसी मजाक तो कुछ पढ़ाकू बच्चों की तरफ से संजीदा जवाबात भी थे। मगर फड़ियाल ने जब जवाब दिया तो सब लाजवाब हो गए और होना बनता भी था। सर, मौजूदा दौर में इकनॉमिक्स का बहुत बड़ा असर है हम सब की ज़िंदगियों पर। अगर हम इकनॉमिक्स को समझते तो इसका मतलब हम माशी निज़ाम को समझना शुरू कर देंगे और इस तरह मुल्क के जितने भी माशी मसाइल हैं इनका हल सोच सकते हैं और इन सब मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फड़ियाल के जवाब से जहाँ बाकी सारे तालिब इल्म मुतासिर हुए थे, वहीं पर शहीर भी दाद दिए बिना नहीं रह सका। फड़ियाल का पहले जहाँ सिर्फ शरारती पहलू नुमाया था, अब आहिस्ता आहिस्ता काबिलियत वाला पहलू भी नुमाया होने लगा था। अब जहाँ हर तरफ सर शहीर का चर्चा होने लगा था, वहीं पर फजर गैंग भी इनके गुन गाने लगा था। हर रोज़ पूरा गैंग शहीर की क्लास में मौजूद होता, जबकि बाकी क्लासेस में इनकी दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। साद के साथ भी तकरीबन हर बार फड़ियाल शहीर की ही बातें करती, जिससे साद उकताहट महसूस करने लगता, मगर वह जाहिर नहीं होने देता। साद से मुलाकातों का सिलसिला भी कम होने लगा था और जब मुलाकात होती तो वह सर शहीर का तज़किरा मुलाकात का लाजमी हिस्सा होता था। साद अक्सर कोई बहाना बनाकर मुलाकात अधूरी छोड़कर चला जाता, क्योंकि वह मज़ीद बर्दाश्त करने की सलाहियत खोने लगा था। आमना, जो कि साद को पसंद करती थी, उसने साद और फड़ियाल के बीच बढ़ती हुई दूरी का फ़ायदा उठाना चाहा और एक दिन यूनिवर्सिटी में साद को अकेले लाइब्रेरी से निकलते हुए देखकर उससे बात करने की कोशिश की। साद, कैसे हो? फड़ियाल के अलावा किसी के लिए टाइम नहीं होता तुम्हारे पास? आमना ने मजाक में तंज किया। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। टाइम तो होता है, मगर वो कुछ कहना चाह रहा था, मगर दिल ने साथ नहीं दिया और कहने का इरादा तर्क कर दिया। मगर क्या?
आमना ने सवाल पूछा। नहीं, कुछ खास नहीं, मैं दरअसल क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, फिर बात होगी। साथ जाने लगा तो आमना ने उससे पीछे से आवाज़ दी, फरियाल ने मना किया है। आमना की बात सुनकर वो मुड़ा और आमना के करीब आया। पहली बात तो ये है कि फरियाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और दूसरी बात यह है कि अगर वो कह भी दे तो ये मेरा और फरियाल का ज़ाती मामला है। तुम्हें या किसी और को इसमें बोलने की कोई ज़रूरत या इजाज़त नहीं। साद ये कहकर वहाँ से चला गया, मगर आमना उसके तलख रवैये से मायूस और अफसुर्दा होकर बिना दोस्तों को बताए घर आ गई थी। दोस्तों ने फ़ोन करना चाहा तो नंबर बंद जा रहा था। अगले दिन भी आमना यूनिवर्सिटी नहीं आई और आज भी उसने किसी दोस्त का फ़ोन नहीं उठाया। वो साद के सख्त रवैये से बहुत सख्त मायूस हो गई थी, इतनी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी उकताहट महसूस करने लगी थी। बेजारी और उदासी अलग से साया किए बैठी थी। इन सब के बीच इंतकाम ने भी उसके दिल में जगह बनाना शुरू कर दी थी, और यूँ उसने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए तमाम तर असूलों को तोड़ने और किसी भी हद तक जाने का फ़ैसला कर लिया था। अगले दिन जब यूनिवर्सिटी गई और सहेलियों से सामना हुआ तो पेश आने वाले वाक़ये की जगह कोई बहाना बनाकर सबके सवालात को टाल दिया। क्लास में आए तो आज क्लास में सर शहीर ने एक खबर सुनाई, जिसे सुनकर पूरी क्लास अफसुर्दा हो गई। इस बार मिड एग्ज़ाम्स में आप सबके इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट में बेहतरीन रिज़ल्ट के बाद प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक खास जिम्मेदारी सौंपी है, और वो चाहते हैं कि मैं जूनियर्स के तमाम सेक्शंस की क्लासेस की ज़िम्मेदारी ले लूँ, ताकि तमाम तर जूनियर्स इकनॉमिक्स में बेसिक्स से दिलचस्पी लेना शुरू कर दें। मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले भी अपनी पूरी कोशिश करता आया हूँ और अब इस नई जिम्मेदारी को निभाते हुए भी कोशिश करूँगा कि मैं तालिब इल्म की दिलचस्पी बढ़ाऊँ इस सब्जेक्ट में, क्योंकि इसको कदरे खुश्क समझा जाता है बाकी सब्जेक्ट की निस्बत। तो मेरी आप लोगों के साथ आज आखिरी क्लास होगी। क्लास में सब सर शहीर की आखिरी क्लास वाली खबर पर शहीर से इस मामले पर प्रिंसिपल से बात करने और इनको अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करने का कहते रहे, मगर शहीर ने साफ इनकार कर दिया कि प्रिंसिपल की दी हुई जिम्मेदारी से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। फरियाल ने अपने बाकी क्लास फेलोज़ को भी आमादा करने की कोशिश की कि वो अपना मसला प्रिंसिपल के सामने रखेंगे और यकीनन प्रिंसिपल साहिब अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करके फ़ैसला वापस ले लेंगे, मगर उसे अपने ही क्लास फेलो से मतजाद राय मिलने लगी कि अगर प्रिंसिपल साहिब ये कह दें कि जो प्रोफेसर सर शहीर की जगह क्लास लेंगे, जो कैंपस के सबसे काबिल और सीनियर तरीन प्रोफेसर हैं, तो इस बात का क्या मुमकिन जवाब दिया जा सकता है। इस बात से जहाँ बहुत सारे क्लास फेलोज़ ने इत्तफाक किया, वहीं फरियाल और उसकी सहेलियों के बीच भी मतजाद राय सामने आई। ज्वेरिया और आमना दोनों फरियाल और राबिया की राय से मुत्तफिक नहीं थे, और इन्हें लगता था कि फरियाल और राबिया सर शहीर के मसले को कुछ ज़्यादा ही संजीदा ले रही हैं। मगर फरियाल और राबिया दोनों अपनी बात पर सख्ती से खड़ी थी कि इनको जाकर प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह बीच में टीचर को बदल देने से हमारी पढ़ाई का हर्ज होगा। जो सब्जेक्ट पहले ही इतना खुश्क है, उसको सर ने इतनी मेहनत से हम सब के लिए इंटरेस्टिंग बना दिया था। अब मैनेजमेंट टीचर बदलना चाह रही है। फरियाल और राबिया ने इन्हें समझाने की कोशिश की, मगर कोशिश कामयाब ना हो सकी। बाकी क्लास से कोई नहीं आया तो मजबूरन आमना और ज्वेरिया को ही साथ लेकर सर शहीर के दफ्तर पहुंच गए। शहीर क्लास में थे तो उन्होंने सर शहीर के आने का इंतज़ार किया। शहीर कुछ देर बाद ऑफिस आए तो उन्होंने अपना मुतालबा सर शहीर के सामने रख दिया। इन सब की बात सुनने के बाद शहीर ने कहा, देखें, आप सबकी बात अपनी जगह ठीक है, मगर मैं यहाँ की इंतज़ामिया का कोई भी फ़ैसला मानने के पाबंद हूँ जब तक वो कानूनी दायरे के अंदर हो, और इस फैसले में इंतज़ामिया कोई गलत फ़ैसला नहीं कर रही, बल्कि वो चाहते हैं कि मैं नए तालिब इल्मों पर ज़्यादा काम करूं। सो मुझे तो इस फ़ैसले में कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। सर, इस फ़ैसले में मसला है, और मसला ये है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में कुछ ही महीने रह गए हैं, तो अचानक इस तरह टीचर बदल देने से हमारी पढ़ाई ख़राब होगी। फरियाल ने वजाहत की, लेकिन जो आपको अब पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, वो मुझसे भी बेहतर पढ़ाते हैं। शहीर ने अपनी राय जाहिर की, यकीनन प्रोफेसर साहब अच्छा ही पढ़ाते होंगे, मगर आपको नहीं लगता आपकी पूरे सिस्टम से सेमेस्टर की मेहनत ज़ाया हो जाएगी? हम सबका आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल बन गया है, किसी और टीचर के साथ वो लेवल बनते बनते कई महीने गुजर जाएंगे, जबकि 2-1.5 महीने में फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। फरियाल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर शहीर ने किसी भी किस्म का एक्शन लेने से साफ इनकार कर दिया।
فریال اور اس کی سہیلیوں کو سر شہیر کے انکار سے بہت زیادہ دکھ ہوا، مگر فریال نے پرنسپل کے سامنے اپنے مقدمے کو رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار آمنہ اور جویری کے ساتھ ساتھ رابعہ بھی فریال کے اس فیصلے کے حق میں نہیں تھی، مگر فریال نے ارادہ کر لیا تھا، سو اس نے پرنسپل صاحب سے ملنے کے لیے وقت مانگا، اور پرنسپل صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے اسے اگلے دن کا وقت دیا گیا۔ اگلے دن اس نے تمام تر تفصیل پرنسپل صاحب کے سامنے رکھ دی، اور فریال کی بات پر باغور مشاہدہ کرنے کے بعد جب پرنسپل صاحب نے مینجمنٹ سے اس حوالے سے بات کی تو ان کو بھی فریال کی تجویز مناسب لگی، اور سیمسٹر کے آخر تک شہیر کی کلاسز کو جاری رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ فریال اس فتح کے بعد کلاس میں کسی ہیروئن سے کم نہیں تھی۔ پوری کلاس میں اس کی باتیں ہوتی رہی کہ کیسے اس نے تنہا پوری کلاس کے حق کے لیے آواز بلند کی۔ سر شہیر جب کلاس میں آئے تو سب نے اس کے آنے کی خوشی میں کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں، مگر شہیر نے کہا کہ سارے کا سارا کریڈٹ فریال کے نام ہے، کیونکہ اس نے آپ سب کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات کی نشاندہی کی تھی، مگر آپ میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور جب یہ میرے پاس آئی تو بھی اس کو مایوسی ہوئی، کیونکہ مجھے بھی لگا کہ ٹیچر بدلنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن فریال نے یہ ثابت کیا کہ کوئی کچھ بھی کہے، زمانہ جس بھی سمت ہو، لیکن اگر آپ کے ارادے پختہ ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں تو پھر آپ کو ہر مشکل کا سامنا کرنا چاہیے، اور فریال نے یہ کر کے دکھایا۔ شہیر اب فریال میں انٹرسٹ لینے لگا تھا، مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہر ممکن حد تک کوشش کرتا کہ فریال کے ساتھ بھی اس کا رویہ باقی سب کے جیسا ہو۔ ساتھ کے ساتھ اب فریال کا ہر گزرنے والا لمحہ اجنبیت کے احساس سے بھرنے لگا تھا۔ ان کے بیچ بہت کم گفتگو ہوتی تھی، اور وجہ فریال کی ہر دوسری بات پر سر شہیر کی بات چھیڑ دینا تھی۔ سعد کو کوفت ہونے لگی تھی، اور پھر اس نے فریال سے اس بارے میں بات کی۔ فریال، جب ہم مل رہے ہوں تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہمارے بیچ سر شہیر کا تذکرہ نہ ہو، یا ہو بھی تو بہت کم، یعنی کہ حسب ضرورت۔ سعد نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری باتیں بری لگنے لگی ہیں تمہیں؟ فریال نے سوال کیا۔ نہیں، تمہاری باتیں نہیں، مگر روز روز سر شہیر کی باتیں کرنے سے مجھے برا لگتا ہے۔ کیا ہم اپنی باتیں نہیں کر سکتے جس طرح ہم سر شہیر کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ سعد نے دو ٹوک بات کی، مگر فریال اسے دیکھتی رہی، اور پھر اس بات میں سر ہلا کر بس اتنا ہی کہہ کر چلی گئی کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد نہیں ہوگی سر شہیر کی بات۔ سعد کو اندازہ ہو گیا کہ فریال کو اس کی بات بری لگی تھی، مگر دو ٹوک بات کرنے کے سوا فریال کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ادھر شہیر بھی فریال کو اہمیت دینے لگا تھا، مگر بنا یہ ظاہر کیے کہ وہ اس کو پسند کرنے لگا ہے۔ شہیر کو فریال کے ساتھ وقت گزارنے کی شدید چاہت ہونے لگی تھی، مگر وہ اظہار کرنا نہیں چاہتا تھا، اور بنا اظہار کے ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ کافی سوچ سمجھ کے بعد اسے ایک ترکیب سوجھی۔ کلاس میں اس نے اعلان کیا کہ آج سے میں آپ لوگوں کو سبجیکٹ میں کوئز دیا کروں گا۔ آپ سب اس پر تھوڑا سوچیں گے، اور اگلے دن ہم اس کو یہاں کلاس میں ڈسکس کیا کریں گے، تاکہ جس کے جو سوالات ہوں کوئز کے حوالے سے وہ حل ہوں گے، اور ہم اس طرح سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے کور بھی کرتے جائیں گے۔ پہلے کچھ دن کے کوئز قدرے آسان تھے اور جان بوجھ کر آسان رکھے گئے تھے تاکہ سب اس ایکٹیویٹی کے عادی ہو جائیں۔ پھر کچھ دنوں بعد جو کوئز ہونے لگے وہ مشکل سے مشکل ہوتے گئے۔ جہاں اسٹوڈنٹس کو مشکل پیش آنے لگی، وہیں ان کا سبجیکٹ کو سمجھنے کی سوچ سے بھی وسیع ہونے لگی، مگر فریال کو کچھ مسائل ایسے پیش آتے جو وہ سمجھ نہ پاتی، اور شہیر جان بوجھ کر فریال کو الجھن میں ڈالنے لگا تھا۔ فریال جب سوال اٹھاتی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو شہیر کہتا کہ تم کلاس کے بعد آ کر مجھ سے پوچھ لینا جو بھی سوالات ہوں، کیونکہ اب میں پوری کلاس کو ان سوالات پر نہیں لگا سکتا۔ فریال کلاس کے باہر الجھن دور کرنے چلی آتی، اور ایک آدھ بار کے بعد اب یہ معمول بننے لگا تھا۔ شہیر کوشش کرتا کہ فریال کے حصے میں جو کوئز آئے وہ مشکل ہو، تاکہ اس کو سمجھنے کے لیے بعد میں اس کے پاس آئے۔ ایک دن جب فریال شہیر کے دفتر آئی تو شہیر نے پڑھاتے پڑھاتے باتوں کا رخ فریال کی ذاتی زندگی کی طرف موڑ دیا۔ تو اکنامکس ان دونوں چیزوں کی اہمیت اتنی ہے جیسے انسان کے لیے ہوا کی اہمیت ہے، اور ایک دوسرے کے لیے اتنے ضروری ہیں جیسے انسان کے لیے اس کا لائف پارٹنر، جیسے تمہارے لیے تمہارا منگیتر۔ شہیر نے مسکرا کر کہا، سر، میری ابھی منگنی نہیں ہوئی۔ فریال نے جواب دیا۔ شہیر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور دل میں ایک خوشگوار سی کیفیت جنم لینے لگی۔ اچھا،
मुझे लगा साद से तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। शहीर ने कस्सन ये गुमान जाहिर किया था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि फरियाल और साद के बीच का रिश्ता किस नौइयत का है। नहीं सर, वो मेरा कज़न है और बचपन का दोस्त, इससे आगे कुछ नहीं। फरियाल ने तफसील बयान करके शहीर की गलतफहमी दूर करना चाही। शहीर जो अब मुतमिन हो चुका था कि साद और फरियाल के बीच कोई तल्लुक नहीं है, तो इसने अगला कदम उठाया। हाँ सही है, तुम दोनों की जोड़ी बनती भी नहीं है। तुम एक ज़हीन पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की, और वो है तो बहुत ही काबिल और अच्छा लड़का, मगर एक सीधा सादा सा पुराने हालात का है, तो तुम दोनों का कोई जोड़ बनता भी नहीं। ये कहकर शहीर ने फरियाल को सोच में डाल दिया था। एक जहर जो उसके दिमाग में उतारना ज़रूरी हो चुका था, जिससे साद के लिए दिल में मोहब्बत आस्ता आस्ता नफरत में बदल जाती और शहीर फरियाल की तरफ अपने कदम बढ़ाता जाता। ये सब हथकंडे आजमाने के लिए शहीर ने अपने ओहदे का भी ख्याल नहीं रखा कि वो एक उस्ताद है और उस्ताद को इस तरह की घटिया हरकतें जेब नहीं देती। लेकिन इससे शायद ये जाहलों वाला मुहावरा ठीक लगने लगा था कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। साद फरियाल से मिलने उसके घर आया तो मालूम हुआ कि वो जिम गई है। उसने जिम की तरफ रुख किया। वहाँ पहुँचा तो देखा कि फरियाल वर्जिश करने में मसरूफ़ है। कानों में हेडफोन लगाए वो ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी। साद ने कुछ देर उसके पीछे खड़े होकर इंतज़ार किया और फरियाल ने जैसे ही वर्जिश ख़त्म करके पीछे मुड़कर देखा तो साद को देखकर उसको हैरत का झटका लगा। साद, जिसको फरियाल ने कितनी बार जिम ज्वाइन करने का मशवरा दिया था, मगर जिम से बेजार साद जिम ज्वाइन करना तो दूर की बात, फरियाल को कंपनी देने की गर्ज से भी कभी जिम नहीं गया, और आज वो बिना बताए जिम में मौजूद था। फरियाल ने इस अनहोनी की वजह पूछ ली। साद जिम आया है, और वो भी अचानक? क्या बात है? 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, या फिर शायद 22 की, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है मिस्टर साद ने। फरियाल ने साद को छेड़ने की गर्ज से कहा। हाँ हाँ, बना लो मजाक मेरा, लेकिन भाई साफ सी बात है, हमसे नहीं होता ये सब। रोज़ आओ और ये भारी वज़न उठाओ और ख़ुद को मुश्किल में डालो। मुझे कम अज़ कम ये शौक़ तो नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। साद ने जिम से उकताहट को अल्फाज में बयान करने की कोशिश की। फरियाल समझ गई थी कि अब ये फिर से जिम की बुराइयां शुरू करने लगा है, तो दो टोक अल्फाज में जिम आने की वजह पूछ ली, जिस पर उसने बताया कि वो गाड़ी में बताएगा। फरियाल ने अपनी बाकी एक्सरसाइज मुकम्मल की और साद को लेकर गाड़ी में घर की तरफ निकल गए। साद ने कुछ तवक्कुफ करके सोचना चाहा और फिर सोचने के बाद कहा, क्या सोचा है तुमने हमारे बारे में? मतलब? फरियाल ने समझने के लिए वजाहत तलब की। हम दोनों के बारे में। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, या कम अज़ कम मंगनी ही कर लेते हैं, ताकि हम किसी रिश्ते में तो बन जाएं? साद ने बेसब्री से कहा। हाँ, सोचते हैं इस बारे में, मगर इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? घर वाले भी अभी कहाँ मानेंगे। हम पहले हम दोनों स्टडीज़ पूरी कर लें। फरियाल ने बात टाल दी। स्टडीज़ होती रहेंगी साथ साथ, तुम बात तो करो घर वालों से। साद ने फरियाल को मुतमिन करने की कोशिश की, जिस पर उसे शदीद गुस्सा आया। गाड़ी एक तरफ रोक दी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या मैं बात करूं घर वालों से? यही कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं बिना किसी स्टेबल कैरियर के, और तुम्हें लगता है कि वो लोग मान जाएंगे? तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? बोलो, इतना आसान लगता है तुम्हें? साद खामोश रहा, और वो खामोशी से फरियाल को देखता रहा, उसके बदलते रवैये को देखता रहा। हम दोनों कज़न्स हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बचपन हमारा साथ गुजरा है, इन सब के बाद भी कुछ है जानने के लिए। उफ साथ, ये सब काफ़ी नहीं होता। एक स्टेबल करियर का होना भी ज़रूरी है। तुम क्यों बच्चों जैसी बातें करने लगे हो? फरियाल ने गुस्से से कहा, जिसके बाद साथ के लिए कहने को कुछ बाकी ना रहा, तो वो खामोशी से गाड़ी से उतरकर चल दिया। फरियाल ने इसे कई आवाज़ें दी, मगर वो वापस नहीं लौटा। अगले दिन साद की सर शहीर से मुलाकात हुई, तो साद से बात करते करते शहीर ने उस पर तंज किया। साद, कोई लड़की पसंद कर ली है या ज़िंदगी किसी एक लड़की के पीछे ही गुजार देनी है? साद को अंदाज़ा हो चुका था वो किस बारे में बात कर रहे हैं। सर, ज़िंदगी एक ही इंसान के साथ गुजारनी चाहिए, और उसके लिए जितना भी इंतज़ार किया जाए कम है। ये मेरी ज़ाती राय है। राय तो अच्छी है, मगर जब अंदाज़ा हो जाए कि वो इंसान किसी और में इंटरेस्टेड है, तो फिर इंतज़ार करना बेकार होता है। ऐसा ही है ना? शहीर ने लफ्ज़ों से एक और तीर चलाया। सर, क्या पता ऐसा ना हो जैसा नज़र आ रहा हो।
اگر کسی اور میں دلچسپی ہوتی تو یقیناً میرے ساتھ منگنی کا وعدہ نہ کرتی۔ سعد نے جھوٹ بول کر شہیر کے چہرے پر واضح پریشانی دیکھی تھی۔ اچھا تو بات منگنی تک آ گئی ہے، بھائی بہت بہت مبارک ہو پھر تو۔ شہیر نے دل پر پتھر رکھ کر سعد کو مبارکباد دی تھی۔ سعد نے بھی ہندا پیشانی سے شکریہ ادا کیا، مگر اندر سے دونوں جانتے تھے کہ دونوں دکھاوا کر رہے ہیں۔ فریال نے نہ تو منگنی کا کوئی وعدہ کیا تھا جس پر سعد خوش ہوتا، اور نہ ہی سعد کی کہی ہوئی بات سچی تھی جس سے شہیر کو اداس ہونا چاہیے تھا۔ دونوں نے بیچ فریال کو لے کر ایک غیر اعلانیہ جنگ چھڑ گئی تھی، مگر چہروں پر مسکراہٹیں تھیں۔ شہیر جب دفتر واپس آیا تو آمنہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آنے کی وجہ پوچھنے پر آمنہ نے بتایا کہ وہ کچھ سوالات میں درپیش الجھنوں کو دور کرنے آئی ہے۔ شہیر نے اسے پڑھانا شروع کیا، اور جب وہ سمجھ گئی تو جاتے جاتے اس نے شہیر کو حیرت میں ڈال دیا۔ سر، آپ کا ایک کام میں کر سکتی ہوں، مگر بدلے میں آپ بھی میرا ایک کام کر دیں گے۔ آمنہ کی اسی بات پر شہیر نے تجسس سے پوچھا، کون سا کام؟ فریال، آمنہ نے یک لفظی جواب دیا، جس سے شہیر کے چہرے کے تاثرات میں واضح تبدیلی آئی، مگر انجان بن کر پوچھنے لگا، کیا فریال سے میرا کون سا کام ہے؟ سر، میں سب جانتی ہوں، میں بچی نہیں ہوں۔ آپ فریال کو پسند کرتے ہیں مگر اظہار نہیں کر پا رہے، اور دوسری طرف سعد آپ کے راستے میں حائل ہے، تو میں آپ کا کام آسان کر سکتی ہوں۔ فریال تک پہنچنے کا راستہ میں صاف کر سکتی ہوں آپ کے لیے، آمنہ نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ شہیر خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، لیکن اس کے بدلے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہی جو میں آپ کے لیے کروں گی۔ میں سعد کو فریال سے بدزن کروں گی، اور آپ فریال کو سعد سے بدزن کر دینا۔ آپ میری مدد کرنا، میں بدلے میں آپ کی مدد کروں گی۔ آمنہ نے صاف اور پر اعتماد لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دونوں اپنی اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے سعد اور فریال کو ایک دوسرے سے بدزن کریں گے۔ شہیر نے بات کی تہ تک اترتے ہوئے کہا، تو ڈیل ڈن۔ آمنہ نے شہیر سے اس کی رائے پوچھی، جس پر شہیر نے رضامندی ظاہر کی، اور اب شہیر استاد کے روپ میں ایک وحشی درندہ بن چکا تھا جس کا مقصد اپنے ذاتی فائدے کے لیے دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا تھا۔ آمنہ کو شہیر کے دفتر سے جاتے ہوئے فریال نے دیکھ لیا، لیکن جب شہیر سے آمنہ کے آنے کی وجہ دریافت کی تو بہانہ بنا کر بتایا کہ اسے پڑھائی میں مشکل پیش آ رہی تھی، جس وجہ سے وہ میرے دفتر آ گئی تھی۔ تمہیں تمہاری منگنی مبارک ہو فریال۔ شہیر نے بات کا رخ بدلتے ہوئے فریال سے کہا، میری منگنی؟ لیکن سر، میری تو منگنی نہیں ہوئی ابھی، فریال نے قدرے حیرت سے جواب دیا۔ لیکن جلد ہونے والی ہے، سعد نے مجھے خود بتایا تھا۔ شہیر نے جان بوجھ کر سعد کو اس معاملے میں گھسیٹا تاکہ اسے سعد کے خلاف بات کرنے کا موقع مل سکے، اور ایسا ہی ہوا جیسا اس نے پلان بنایا تھا۔ شہیر نے اسے بتایا کہ بقول سعد کے وہ بہت جلد فریال سے منگنی کرنے والا ہے۔ نہیں، گھر والوں تک ہی محدود ہے یہ بات، مگر ہم دونوں نے ابھی تک کچھ نہیں طے کیا۔ فریال کی ہوئی اس بات سے شہیر نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سعد کے خلاف فریال کو بھڑکانے لگا۔ دیکھو تو، اب اس طرح کے بندے سے بھلا کوئی کس طرح شادی کرے جس نے بنا کسی تصدیق کے اتنے بڑے فیصلے میں جھوٹ بولا، اور جانے کتنوں تک یہ جھوٹ پھیلا چکا ہوگا۔ میں ہوتا تو میں کبھی کسی ایسے انسان سے شادی تو دور کی بات دوستی بھی نہ رکھتا، لیکن ہے یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، مجھے کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ شہیر نے آگ بھڑکا دی تھی، بس اس میں سب کچھ جلتے دیکھنے کا مزہ لینا باقی تھا۔ فریال اور اس کی سہیلیوں کی بیچ بھی فاصلے بڑھنے لگے تھے، کیونکہ اب فریال کو سر شہیر کے بارے میں بات کرنے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ رابعہ کو فریال کی یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ خود سر شہیر کو پسند کرتی تھی۔ آمنہ نے بھی اپنی طرف سے چال چلنے کی کوشش کی، اور فریال سے ملنے سے پہلے اپنے موبائل میں وائس ریکارڈر آن کر کے موبائل بیگ میں ڈال دیا۔ فریال سے ملنے کے بعد باتوں باتوں میں اس نے فریال سے کہا، آج کل تمہیں سر شہیر کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، ہم سب کو بھی وقت نہیں دے رہی تم۔ ہر کسی کو ایک ہی بات کیوں کرنی ہوتی ہے؟ میں سب کو وقت دیتی ہوں، بس سر شہیر کے ساتھ پڑھائی کے سلسلے میں ملنا ہوتا ہے، اور ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس پڑھائی کے سلسلے میں ان سے ملتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، فریال نے وضاحت دی۔ ہاں، مگر تم صرف پڑھنے نہیں جاتی بلکہ تم سر شہیر کو پسند بھی کرتی ہو، آمنہ نے اسے غصہ دلانے کی نیت سے کہا۔ فریال کو آمنہ کی بات پر غصہ آ گیا، جو کہ وہ چاہتی تھی۔ وہ میرے ٹیچر ہیں، اور ٹیچر باپ کی جگہ ہوتے ہیں، میرے دل میں ان کی عزت ہے، اور بہتر ہے تم بھی آئندہ اس طرح کی کوئی غلیظ بات اپنی زبان پر لانے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ بات میری نہیں ہے ڈیئر فریال، گروپ میں سب کو یہی لگتا ہے، اور شاید باقی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی ایسا ہی لگتا ہے۔
अब मैं सबके मुंह तो नहीं बंद कर सकती ना। आमना ने चिंगारी को हवा दी और आग भड़क उठी थी। फरियाल गुस्से से लाल हुए जा रही थी। अच्छा, ऐसा है तो ऐसा ही सही। हाँ, मैं सर शहीर को पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे इनके साथ वक्त गुजारते हुए अच्छा लगता है। अब खुश हो तुम आमना। फरियाल ने गुस्से में जो कह दिया था, इसे पता नहीं था कि ये कितना बड़ा मसला खड़ा कर देगा इसके लिए, मगर आमना की चाल कामयाब हो गई थी और उसने भले गुस्से में ही सही मगर फरियाल के मुंह से वो निकलवा दिया था जो वो चाहती थी कि फरियाल बोले। रिकॉर्डिंग से अपनी मर्जी का हिस्सा काट कर वो साद के पास पहुंच गई और साद को भड़काने लगी। मैंने कहा था ना कि फरियाल के लिए तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। लो सुन लो, फरियाल ने क्या कहा है। अपने ही मुंह से इकरार किया है इसने कि वो सर शहीर में इंटरेस्टेड है। आमना ने बैग से मोबाइल निकाल कर पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग से काटा हुआ हिस्सा उसे सुनाया, जिसमें फरियाल ने गुस्से में इकरार किया था कि वो शहीर को पसंद करती है। साद ने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो दिल पर एक भारी बोझ महसूस करने लगा था। उसे फरियाल से इस किस्म की हरकत की तवक्का नहीं थी। उसने बिना कुछ कहे आमना की तरफ देखा, जो फहरिया अंदाज में मुस्कुराकर इसे बता रही थी कि वो फरियाल के लिए जो जज्बात रखता है वो वक्त के ज़िया के सिवा कुछ नहीं है। मगर साद कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो इस सिचुएशन से खुद को कैसे निकाले। आमना ने कामयाबी से साद के दिल में फरियाल के लिए जो कदरों मंजिलत थी, ज़मीन बोस कर दिया था। दूसरी जानिब शहीर भी अपनी तरफ से इस आग को भड़काने की पूरी कोशिश में था। अगले दिन का इंतज़ार किए बगैर फरियाल साद से मिलने साद के घर गई और वहाँ पर साद से झूठ बोलने की वजह पूछी तो साद ने, जो पहले ही फरियाल से बदजन हो चुका था, उसे शहीर के साथ मरासिम बढ़ाने का ताना दिया। दोनों के बीच गलत फहमी से जन्म लेने वाला मसला शिद्दत एख्तियार कर गया और बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया और बहुत बहसो तकरार के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ तल्लुक तोड़ने का ऐलान कर दिया। फरियाल जिस वक्त जाने वाली थी तब साद ने उस पर तंज करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि वो टीचर जिसके पीछे तुम पागल हो रही हो कल को किसी और के लिए तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा? जो अपने ओहदे का पास नहीं रख सका वो तुमसे क्या वफा करेगा? फरियाल को इस बात से आग लग गई थी कि वो शहीर का नाम उसके नाम से क्यों जोड़ रहा है। ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं उसे किस तरह अपनाती हूँ, मगर तुम सारी ज़िंदगी इसी तरह अकेले रह जाओगे। सारी ज़िंदगी तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा क्योंकि तुम घमंडी और खुदगर्ज इंसान हो। दोनों के बीच लड़ाई का राबिया को पता चल गया और राबिया ने बाकी सहेलियों से ये बात डिस्कस की। आमना ने बज़ाहिर तो अफसोस जाहिर किया मगर दिल ही दिल में वो बहुत खुश थी और खुशी की ये खबर फ़ौरन शहीर तक पहुंचाना चाहती थी और मौका देकर शहीर तक ये खबर पहुंचा दी। सर, हम पहले प्लान में कामयाब हो गए हैं। अब फरियाल को आप अपने जाल में पकड़ लें और साद को मुझ पर छोड़ दें। शहीर को बिल्कुल भी प्लान में इतनी जल्दी कामयाबी की तवक्का नहीं थी, मगर आमना की हाजिर दिमागी ने प्लान को कामयाबी के पर लगा दिए थे। शहीर से जब क्लास शुरू होने से पहले फरियाल ने क्लास के बाद कुछ बहुत ही ज़रूरी मसला डिस्कस करने की ख्वाहिश जाहिर की तो शहीर को अंदाज़ा हो गया था कि फरियाल किस मौजू पर बात करना चाह रही है। शहीर का दिल चाहा कि जल्दी से ये क्लास ख़त्म हो और फरियाल को तसल्ली देकर उसकी नज़र में एक मसीहा बन जाए, मगर मसला शहीर की सोच से भी आगे निकल चुका था। फरियाल ने क्लास के बाद शहीर को जो कहा उसके लिए शहीर को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। सर, मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन अगर आप मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो मेरे घर रिश्ता भेज सकते हैं। शहीर के कानों को वो बात सुनने को मिली जिसकी वो इतनी जल्दी तवक्का भी नहीं कर सकता था। बज़ाहिर शहीर ने फरियाल को समझाया कि वो बहुत अच्छी लड़की है, मगर बतौर उस्ताद वो ये नहीं कर सकता और इस तरह के कुछ और वजूहात बयान कर दी ताकि उससे ये सब एक वाक़यात का तसलसल लगे, जिस पर फरियाल ने इसे कहा कि ये अब उसकी अना का मसला बन चुका है। शहीर ने फरियाल से कहा कि ठीक है, अगर वह ऐसा चाहती है तो वो कुछ ही दिनों में रिश्ता भेज देगा। शहीर ने अब इस सब को फरियाल की ख्वाहिश से मंसूब किया, जिससे उसे ये तासुर देना चाह रहा था कि वो बजाते खुद इस तरह नहीं सोच रहा, सिर्फ फरियाल की खुशी के लिए वो ये कदम उठाने लगा है। कुछ ही दिनों बाद शहीर के घर वालों ने फरियाल के घर रिश्ता भेजा और फरियाल के घर वालों ने कुछ दिन बाद सोच समझ कर रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि फरियाल ने भी अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। शहीर जैसे कामयाब और पुरकशिश इंसान के लिए वहाँ से इनकार में जवाब आना मुमकिन न था। यूं रिश्ता तय पाया और 2 हफ्ते बाद मंगनी की रस्म के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई। साद को जब पता चला तो उसने भी जिद में आकर आमना को जाकर प्रपोज कर दिया। आमना तो कब की तैयार बैठी थी। अगले ही दिन आमना शहीर के दफ्तर पहुंची और शहीर को खुशखबरी सुना दी।
मानना पड़ेगा आमना तुम्हारी हाजिर दिमागी से बनाए गए प्लान को। मुझे तो लगा था ये काम हौसले और सब्र से करने वाला है, मगर तुमने तो इसे हफ्तों में ही अंजाम दे दिया। शहीर ये कहते हुए फातहाना अंदाज में आमना को दाद दे रहा था। सर, ये हम दोनों की जीत है, हम दोनों को ही अपने मकसद में कामयाबी हासिल हुई है। आपने भी अपनी तरफ से इतनी ही कोशिश की जितनी मैंने की, तो क्रेडिट आपको भी बराबर मिलता है। आमना ने कहा, हाँ, क्रेडिट तो हम दोनों का बनता है, मगर तुमने जिस तेज़ी से इस काम को अंजाम दिया है वो काबिल तहसीन है। इसी खुशी पर आज शाम को जश्न होना चाहिए। क्या कहती हो तुम? शहीर ने आमना पर भी लाइन मारने की कोशिश की। वाई नॉट सर, तो फिर आज शाम की पार्टी आपकी तरफ से डन। आमना भी उसके इरादे जान गई थी, मगर वो फिर भी तैयार थी इसके साथ जश्न मनाने को। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। शहीर ने अंदर आने की इजाज़त दी। देखा तो राबिया और ज्वेरिया असाइनमेंट जमा कराने आई थी। आमना भी इन दोनों के हमरा बाहर आई और इनको अपनी और साद की जल्द होने वाली मंगनी की खबर सुना दी। साद और आमना ने फरियाल की मंगनी से 2 दिन पहले मंगनी की तारीख रखी थी, मगर फिर कुछ ही दिनों बाद साद के दिमाग में जाने क्या ख्याल आया। उसने आमना से कह दिया कि हम इसी दिन मंगनी करेंगे जिस दिन फरियाल की मंगनी तय है। वो इनकी ख़ानदान की बात है, तो इसी दिन वो भी आमना से अपनी मंगनी का ऐलान कर देगा। आमना और शहीर दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, जबकि साद और फरियाल दोनों कहीं ना कहीं अना की इस जंग में शिकस्त खा चुके थे, मगर एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज़िद में वो अपनी ही ज़िंदगियों को कुर्बान करने जा रहे थे और ऐसे लोगों के हाथों इस्तेमाल हो रहे थे जो अपनी ख्वाहिश के पुजारी थे। आमना और शहीर के बीच भी एक खुफिया तल्लुक कायम हो चुका था, जिसको दोनों मौज मस्ती का नाम दे चुके थे। वो दिन आ गया जिस दिन फरियाल की मंगनी थी। तमाम तर मेहमानों को मदऊ किया गया था, जिसमें शहीर की तरफ से यूनिवर्सिटी के दीगर लेक्चरर और प्रोफेसर्स भी मौजूद थे। फरियाल ने अपनी सहेलियों को भी मदऊ किया था। साद खानदान की तरफ से भी मौजूद था, मगर आज आमना से उसकी मंगनी भी होनी थी, क्योंकि आमना को उसने बता दिया था कि आज वो अपनी मंगनी का ऐलान करके बदला लेगा। मेहमानों की आमद जारी थी और जैसे ही मेहमान सब पहुंच चुके तो बाकायदा से खानदान के सरबराह ने स्टेज पर ऐलान किया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम शहीर और फरियाल की मंगनी के मौके पर 2 अफराद को नहीं बल्कि 2 खानदानों को आपस में जोड़ने लगे हैं, और आज के दिन खुशी के इस मौका पर आप सबकी शिरकत का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमारी खुशी में शिरकत करके खुशी को दोबाला कर दिया। मंगनी की बाकायदा तकरीब से पहले हम चाहते हैं कि आप सब खाना खा लें, ताकि फिर हम मंगनी की रस्म मुकम्मल कर सकें। खाना शुरू हुआ। तमाम तर मेहमानों ने खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए जब खाना ख़त्म किया तो मंगनी की रस्म के इंतज़ार में बैठे काफ़ी वक्त गुजर गया, मगर मंगनी की रस्म शुरू ना हो सकी। फिर साथ स्टेज पर आया। इसने लोगों को मुखातिब किया, जैसा कि आप सबको बताया गया कि आज फरियाल और शहीर की मंगनी होने वाली है, मगर उससे पहले मैं भी कुछ ट्विस्ट डालना चाहता हूँ इस सारी कहानी में। मैं आज अपनी मंगनी का भी ऐलान करता हूँ। आमना खुश थी कि साद ने बिलाहर उसके साथ अपनी मंगनी का ऐलान कर ही दिया, और शहीर इस बात से खुश था कि साद अना की जंग लड़ते लड़ते फरियाल को खो बैठा था और एक ऐसी लड़की के साथ ताल्लुक़ जोड़ने लगा था जिसके साथ उसके पहले ही खुफिया ताल्लुक़ थे। मगर आमना और शहीर के लिए कुछ चीज़ें बहुत अलग होने वाली थी। साद ने बात जारी रखी, मैं चाहता हूँ कि ट्विस्ट को जाहिर किया जाए। मंगनी होगी ज़रूर, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, और वह ये कि फरियाल की मंगनी शहीर से नहीं बल्कि मुझसे होने वाली है। साद की इस बात से न सिर्फ मेहमानों की बल्कि आमना और शहीर के चेहरे के तसरात भी बदल गए। शहीर और उसके घर वालों ने फरियाल के घर वालों से शिकायत की कि मेहमानों के सामने वो इनकी इज्जत को हाथ में मिला रहे हैं, मगर वहीं पर ज्वेरिया और राबिया ने इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह आमना ने शहीर के साथ मिलकर साद और फरियाल के बीच फैसले पैदा किए और दोनों को एक दूसरे से बदजन किया। और ये सारी गुफ्तगू उन्होंने खुद सुनी जब वह शहीर के दफ्तर में असाइनमेंट देने के लिए जा रही थी। तब दोनों ने खुद अपने कानों से शहीर और आमना को ये सब गुफ्तगू करते हुए सुना था। तब ही जाकर फरियाल और साद को शहीर और आमना की सारी हकीकत बयान कर दी थी। शहीर के घर वाले शहीर की इस हरकत से बहुत मायूस हुए थे। साद ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए दोबारा लोगों को मुखातिब किया, हमें कई दिन पहले इस सब का पता चल गया था कि शहीर उस्ताद जैसे मुखलिस और बेलौस रिश्ते का रूप धार कर इतना घटिया खेल खेलने लगा है, तो सोचा इस घटिया खेल के पसे पर्दा किरदारों, जिसमें फरियाल की बहन जैसी दोस्त आमना और इसका एक उस्ताद जिसे वो रूहानी वालिद का दर्जा देती थी, को बेनकाब करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे और फरियाल के बीच जो नफरतों की आग भड़काई गई, इन 2 किरदारों के सामने मैं और फरियाल आज मंगनी का ऐलान करते हैं। फरियाल और साद ने एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाई।
شہیر کے گھر والے تو اس صدمے سے ہی تقریب چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ شہیر نے سب کے سامنے ان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ آمنہ اور شہیر دونوں ٹینشن اور شرمندگی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے کہ یوں اچانک ان کا اتنا کامیاب پلان خراب کیسے ہو گیا۔ تقریب میں موجود یونیورسٹی کے دیگر لوگ بھی موجود تھے، جنہوں نے جا کر شہیر کے خلاف ہراسمنٹ اور عہدے کے غلط استعمال جیسے خلاف ورزیوں پر اسے شوکاز نوٹسز جاری کیے، اور تمام تر ثبوت اور شواہد کے بعد اسے نوکری سے نکالا گیا، اور فریال کی طرف سے قانونی چارہ جوئی کے بعد اسے عدالت سے 4 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ کچھ دن پہلے تک جو یونیورسٹی کا سب سے پسندیدہ ترین ٹیچر تھا، آج وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے ہی عہدے کے غلط استعمال سے جو زہر دوسروں کی زندگیوں میں گھولنے کی کوشش کی تھی، وہ خود اب اعضا بن کر ہر پل اسے ڈسنے لگا تھا۔ آمنہ بھی بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی تھی، اور 2 بار خودکشی کی بھی کوشش کر چکی تھی، مگر دونوں بار کی کوشش رائے گاہ ثابت ہوئی اور اس کو بچا لیا گیا۔ مگر ڈپریشن کی وجہ سے اس انتہا کو پہنچ گئی تھی جس سے اس کی واپسی ممکن نہ تھی۔ فریال، جو پہلے سے ہی یونیورسٹی میں اپنی دلیری کے لیے مشہور تھی، اس کے شہیر کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کے بعد شہیر کے کئی سارے ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آئے، اور شہیر کو انجام تک پہنچانے میں سب نے فریال کا شکریہ ادا کیا۔ سعد کے ساتھ زندگی کا نیا چیپٹر شروع کرنے کے لیے وہ بہت خوش تھی۔ یونیورسٹی سے فراغت کے 1 سال بعد ہی فریال اور سعد کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، اور دونوں نے زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کیا، اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے ہر خوشی، غم، خوش فہمی یا غلط فہمی کی صورت میں ایک دوسرے کو اعتماد میں لینے کا عزم کیا، کیونکہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لیے بغیر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بعض اوقات بہت بڑے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ لہٰذا اسی عزم کو دہراتے ہوئے اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنے کے وعدے کے ساتھ دونوں کی شادی مقررہ تاریخ کو طے پائی، اور انتشار اور شر کے سبب بننے والوں کے حصے میں سوائے ذلت اور رسوائی اور بے سکونی کے کچھ نہیں آیا۔ دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا کرنے والے خود مشکلوں کا شکار اپنی سزا بھگت رہے تھے۔